चलो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? जेनेटिक्स का चैप्टर खत्म किया था ये। कितने लोगों ने उसको क्वेश्चन लगाए उसके? बताओ। ये कहाँ हो रहा है? कितने बच्चों ने क्वेश्चन लगाए थे जेनेटिक्स के घर जाके? तो लगाए थे? सही है। और बताओ किसने लगाए थे? आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए थे क्या? अरे कितने लगाए थे बताओ ना? नहीं लगाए थे किसी ने? बहुत ज्यादा खतरनाक बच्चे हुए हैं। क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए जब कोई चैप्टर होता है तो उसको क्वेश्चन लगाने चाहिए, ठीक है? आप लोगों को मुझे बताना ना पड़े। और हम लोगों ने कल एक चैप्टर नया स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा ये बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है जेनेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है? कंप्लीट होगा मुझे लग रहा है सारा, सब बच्चों का। आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए तो हो रहे थे सारे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, सुन लो, जो थोड़े से लॉजिक वाइज होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि किस में हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है, कहाँ पे हमें सेल्फिंग करानी है, कहाँ पे नहीं करानी है, ठीक है? फेनोटाइप में आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग क्वेश्चन लगा लेना एक बार, ठीक है सारे। चलो इसके बाद आप लोग बातें मत करो, रिवाइज करो बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने स्टार्ट किया था उसको हम लोग पढ़ते हैं। बेटा पढ़ लो एक बार, फिर हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है? रिवाइज कर लो, बातें मत करो आप लोग। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है जो, वो इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ ये करवा ही दे रहा हूँ, फिर हम लोगों को स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है? तो पढ़ो जल्दी से। और बकाया आप लोग बेटा पढ़ाई करते रहो, ठंड तो पड़ी रही है लेकिन साथ में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है? डेली आप लोग पढ़ाई किया करो 4-5 घंटे लगातार, ठीक है? चलो स्टार्ट करें फिर। तो आप लोग कल हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने आपको कुछ बेसिक बता भी दिया था। मैंने कहा था क्या हुआ, लाइट गई, ठीक है? तो आप लोग बताओ कल हम लोगों ने क्या क्या समझा था? मैंने आपको बताया था जो फ्लावर होता है प्लांट में, वो क्यों होता है? क्योंकि प्लांट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी बच्चों को पहले बताओ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताएं सभी बच्चों को। तो बच्चे ऐसा नहीं बैठे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस ना बताओ। जिससे नहीं बताया बता दो अच्छे सही से। कैसे कैसे नहीं बताया? तुम्हें नहीं बताया और बताओ। और सबको बताया पूछूंगा और क्यों मैं? चलो फिर मैं यही सुना देता हूँ पहले। आप लोग ये बताओ, वैसे आज सैटरडे रिवीजन का है लेकिन आप लोग चलो यही पढ़ते हैं, ठीक है? रिवीजन क्या करो बताओ, अगर करना है आप लोगों को कुछ रिवाइज? कौन सा करेगा बता? अब स्टार्टिंग कैसे जाएगा बेटा? 1 घंटे में स्टार्टिंग कैसे जाएगा? हाँ अगर आपको कोई स्पेशल डाउट है तो बताओ चैप्टर किसी में बताओ। चलो ठीक है हम लोग यही समझते हैं, ठीक है? पहले ही बताओ मुझे रिप्रोडक्शन, ठीक है? पहले बताओ रिप्रोडक्शन
कोई लिविंग होता है उसका कैरेक्टर है या डिफाइनिंग फीचर है? अभी एक करके बोलो, पहले ही बताओ। लिविंग के मैंने कैरेक्टर बताए थे आपको, क्या क्या होते हैं। जैसे पहला बताया था ग्रोथ, दूसरा क्या बताया था रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ये बताओ, रिप्रोडक्शन होता है जो, वो लिविंग का कैरेक्टर है कैरेक्टर तो है। आप लोग जानते हो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? बताओ। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है बेटा ऐसा कोई फीचर जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। मतलब अकेला ही 100% उसको डिफाइन करते हैं लिविंग को। तो आप लोग ये बताओ, लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, पता है आपको, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। हाँ वाले कितने हैं? हाँ, अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कितने हैं, मतलब मैं डरा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ना वाले कितने हैं? ये 3 तो 5 बच्चे हैं खाली, सब हाँ वाले हो, मतलब डिफाइनिंग फीचर है। आधे लोग ये नहीं पता चल रहा है कि मैं डिफाइनिंग को कैरेक्टर बोल के आ रहा हूँ। पहले सुन लो, यहाँ देखो, बहुत अच्छे अच्छे हम लोग, ये देखो, हम लोग ऐसे बात करते हैं लिविंग, और क्या होता है बेटा? नॉन लिविंग होता है, ये तो पता है आप लोगों को। अगर मैं कहूं कि लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफाइन करोगे, क्या क्या लिविंग के कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या नॉन लिविंग के। मतलब लिविंग को हम लिविंग क्यों बोलते हैं? ऐसे ये मार्कर है, इसे हम नॉन लिविंग बोलते हैं। अगर कोई यहाँ चूहा होगा उसको मैं लिविंग बोलूंगा, तो क्यों बोलूंगा? तो इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अगर अब ध्यान सुन लो बेटा, ठीक है, लिविंग के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे पहला बोल सकता हूँ ग्रोथ। क्या बोल सकता हूँ बेटा? ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि अगर किसी में ग्रोथ होती है इसका मतलब वो क्या है? लिविंग है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ रिप्रोडक्शन, बोल सकता हूँ ना रिप्रोडक्शन। तीसरा बोल सकता हूँ मेटाबॉलिज्म। चौथा कॉन्शियसनेस, और पांचवा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कैरेक्टर होते हैं किसके हैं? लिविंग के। अगर कोई लिविंग को हम लिविंग तब बोलते हैं जब ये पांचों कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हम लिविंग बोल सकते हैं, कैरेक्टर है। अब एक नाम आता है डिफाइनिंग फीचर। क्या होता है? क्या आता है? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये बताओ बेटा, जैसे ग्रोथ है, मैं एक समझा दे रहा हूँ। आप लोग ये कह सकते हो कि सर जिसमें ग्रोथ होती है वो लिविंग होता है। ग्रोथ का मतलब होता है जिसमें इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर किसी का नंबर इंक्रीज हो रहा है या किसी का मास इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे? लिविंग। लेकिन ग्रोथ क्या डिफाइनिंग फीचर है? क्या मैं खाली ग्रोथ को देख के बता सकता हूँ कि वो लिविंग होगा? नहीं, क्योंकि आपने माउंटेन्स, पहाड़ देखे, वो भी तो ग्रोथ करते हैं, उनका मास इंक्रीज होता है, तो क्या हम उसको डिफाइनिंग वो उसको लिविंग बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग होता है। आपने पत्थर देखा होगा, स्टोन, वो भी क्या करता है? ग्रोथ करता है। अरे करता है, तो ग्रोथ करता है, तो इसका मतलब वो कैसा है? नॉन लिविंग। लेकिन फिर भी वो उसका कैरेक्टर है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग का कैरेक्टर तो है लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है, जैसे सपोज मानो, डिफाइनिंग का मतलब होता है कोई एक्सेप्शन ना हो उसका। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ, क्या कहूँ बताओ, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी का एक कैरेक्टर हो गया कि भाई उसका वो कैरेक्टर है, सही है। आप लोगों को सबका ही होता है। हाँ, नॉन लिविंग का नहीं होता है, लेकिन ये सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है, पहले समझ लो आप लोग। अगर लोकोमोशन कोई और कर रहा है, सही है, तो क्या हम उसे लिविंग बोल देंगे? जैसे कोई नॉन लिविंग कर रहा है, लोकोमोशन कर नहीं सकता है क्या? क्यों? लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? प्लेस चेंज करना। तो प्लेस चेंज और भी नहीं करता है क्या? करता है, तो हम नॉन लिविंग को तो ना बोल देंगे। यहाँ देखो आप लोग, इधर देखो, जैसे आप लोग ये बताओ मुझे, डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लो आप लोग। जैसे मैं क्या कहूँ कि जैसे कोई घड़ी बांधता है, मान लिया, तो उसका घड़ी बांधना क्या हो गया? कैरेक्टर। क्या हो गया? लेकिन क्या वो उसका डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो उसको डिफाइन नहीं कर रहा है। घड़ी पता नहीं कितने लोग बांधते हैं, सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डिफाइनिंग फीचर बताओ, अगर ह्यूमंस का बताओ, अगर मैं जैसे तुमसे कहूँ बेटा तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर क्या है, तुम क्या बताओगे? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अब ये मत कहना हिमांशी मेरा डिफाइनिंग फीचर है, हिमांशी नाम बहुत होंगे दुनिया में। अपना डिफाइनिंग फीचर बताओ जो दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई किसी के पास ना हो, वो करे। हाँ सही तो कह रही है, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। डीएनए डिफाइनिंग फीचर है, सही है। इसके बाद तुम्हारा आधार कार्ड नंबर डिफाइनिंग फीचर है। फोन नंबर वो तो कहोगे,
ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर समझ गए। अब आप लोग बताओ, ग्रोथ कैसा फीचर है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब बताओ रिप्रोडक्शन कैसा है? अब समझ गए क्या मैं बोल पूछना चाह रहा था? अब बताओ, ये भी करेक्ट ये कैरेक्टरिस्टिक है। डिफाइनिंग वाले कितने हैं बताना है? हो सकता है डिफाइनिंग भी हो। हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम डिफाइनिंग वाले विशेष। चलो, और कोई है इसके साथ खड़ा हुआ? अकेला ही है, ठीक है, अकेला। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप सब लोग कह रहे हो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मैं इससे ही बोलूंगा, तुम बताओ, ये बताओ ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी करते हैं ना, कोई अकेला इंसान थोड़ी है जो अकेला करता होगा। अरे सभी कौन करता है? नॉन लिविंग करता है क्या? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो डिफाइनिंग होना चाहिए फिर। अरे तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक लोग के लिए नहीं है ना ये। मैं एक लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम कोई नहीं समझ रही हो। मैं बेटा सभी लिविंग के लिए बोल रहा हूँ। अब बताओ डिफाइनिंग फीचर है नहीं है? अब बताओ, हाँ सभी लिविंग के लिए। मतलब आप एक बार दोबारा क्वेश्चन करिए। धरती पे जितने भी लिविंग है उनका ही डिफाइनिंग फीचर है नहीं है? हाँ है डिफाइनिंग। अभी तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अरे है। तो मतलब चलो, इसने कहा डिफाइनिंग फीचर है। अब बताओ इसके साथ कितने लोग खड़े हैं? अब तो लड़के सारे खड़े, बताओ इसके साथ। चलो ठीक है बेटा, आप लोग बताओ। ठीक है, यहाँ पे ये कह रही है कि इसका मतलब ये है कि ये कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर है। ये लोग कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो भी लोग कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। बेटा ये बात सही है कि लिविंग नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये बात सही है बिल्कुल, तुम्हारी बात सही है बिल्कुल। लेकिन कुछ लिविंग भी तो ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। एक्सेप्शन टाइप। एक्सेप्शन नहीं हो गया? जैसे इनफर्टाइल कपल, कुछ कपल ऐसी धरती में हैं जो रिप्रोडक्शन अपनी लाइफ एक्सटेंड नहीं कर पाते, तो क्या हम उसे नॉन लिविंग बोल देंगे? नहीं ना। अगर ये डिफाइनिंग फीचर होता तो हम ऐसे कपल को तो नॉन लिविंग बोल देना। दूसरा, जैसे अगर मैं बात करूं ए वर्कर बी, हनी बी, वो रिप्रोडक्शन नहीं करती कभी। ऐसे ही तुम्हारा खच्चर, वो भी नहीं करता रिप्रोडक्शन, तो वो सब कैसे हैं? लिविंग है। इसीलिए कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और बताओ ये वाला बताओ। अच्छा ये तो सभी करते हैं, सारे लिविंग। ये बताओ डिफाइनिंग फीचर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर? ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी वही लिविंग है और जिसके अंदर नहीं होगी वो नॉन लिविंग है। अगले बोलो कॉन्शियसनेस, ये भी डिफाइनिंग फीचर है। इसका मतलब सब समझते हो? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पांस टू स्टिमुलाई। अगर किसी को स्टिमुलाई दी जाती है तो वो हमेशा क्या करता है? उसका रिस्पांस करता है। प्लांट भी करते हैं क्या? कैसे करते हैं? जैसे पत्ते के मौसम में अपने पत्तों को साइड पत्ते गिरा देते हैं। हाँ, फिर वो नहीं एक कॉन्शियसनेस, हाँ सही है, सही कह रही हो, हाँ कह सकते हो, हाँ ठीक है। इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कैसा फीचर है बताओ? डिफाइनिंग, क्योंकि हर कोई लिविंग क्या करता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बताओ रिप्रोडक्शन कैसा कैरेक्टर है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब हम लोग रिप्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, एक टॉपिक चल रहा है हमारा। यहाँ देखो, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है, सिंपल सी एक बात ध्यान रखना, जहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ना हो, आपस में ना मिले। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। समझ गए? जहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ना हो और इससे अगर कोई रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आप लोग बताओ, बर्डिंग नाम सुना होगा आपने? बर्डिंग नाम सुना है? जैसे हाइड्राम होता है, बर्ड निकल आती है और वहां से एक नया एनिमल बन जाता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? एसेक्सुअल। वहां के गैमीट बने? नहीं बने ना। ऐसे ही आपने जैसे गुलाब देखा है, गुलाब को आपने ऐसे काटा, टहनी और लगा दिया, तो वहां से नया प्लांट बन जाता है, तो वो कौन सा टाइप हो गया? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल प्रोसेस हमेशा यूनिपेरेंटल होता है। कैसा होता है? यूनिपेरेंटल का मतलब बेटा सिंगल पेरेंट से होता है। ठीक है, और तीसरी बात करें, जब कोई सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है तो हमेशा वहां पे जो इंडिविजुअल्स बनते हैं तो वो कैसे होते हैं? हमेशा क्लोन। कैसे होते हैं बेटा? क्लोन का मतलब क्या होता है? सेम, जैसे पेरेंट्स वैसे ही बच्चे, बिल्कुल सेम, कोई वेरिएशन यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल पढ़ेंगे ना, तो सुनो, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है?
कि जहां पे मेल गैमेट मेल बनाए, वो सॉरी मेल मेल गैमेट बनाए और फीमेल फीमेल गैमेट बनाए, उन दोनों गैमेट का क्या हो, फ्यूजन हो, और उससे जो रिप्रोडक्शन हो वो कौन सा होता है, सेक्सुअल। यानी कि एक फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, यानी कि दो यहाँ पेरेंट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एक के पास होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों में गैमेट बनते हैं और उनका अगर फ्यूजन हो रहा है तो वो कैसे होता है, सेक्सुअल। दूसरी ये मत बोलना कि ये बाई पेरेंटल होता है, क्योंकि कुछ एनिमल ऐसे भी धरती पे हैं जो एक ही पेरेंट्स मेल भी गैमेट बनाता है और फीमेल गैमेट भी बनाता है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे यूनिपेरेंटल एंड बाई पेरेंटल, लेकिन मोस्टली होते हैं बाई पेरेंटल। सही है, कुछ होते हैं यूनिपेरेंटल, बकाया सब कैसे होते हैं, बाई पेरेंटल ही होते हैं, मतलब दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तीसरा, जब मैंने कहा था कि मेल और फीमेल का गैमेट्स के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां हमेशा वेरिएशन आएंगे। क्या आएंगे, वेरिएशन का मतलब जो बच्चे होंगे उनमें विभिन्नताएं आएंगी, और ये वेरिएशन आना बहुत जरूरी होता है, ये मेंडल ने बताया था, क्योंकि इससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब है कि चेंजमेंट आता है आने वाली जनरेशन में। ठीक है, आप लोग अपनी जनरेशन क्यों देख रहे हो, आने वाली 100 जनरेशन देखो, अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो हो सकता है कि आज से 50 साल बाद यहाँ पे क्या पता क्या चीज ना हो। आप लोग क्या समझते हो, धरती क्या जिंदगी भर रहेगी ऐसी? अपने लोग इतना सर्वाइव कर चुके हैं, उससे ज्यादा तो डायनासोर यहाँ पे सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन वो भी एक दिन खत्म हो गए, उनका एक एरा रह चुका है। और हो सकता है कि आने वाले 1000 सालों में धरती पे कुछ रहे नहीं, तो जरूरी तो ना है कि अभी इतना लोग हैं कोई एकदम खत्म हो जाए सब लोग, ऐसा हो सकता है कभी भी। तो इसका मतलब वेरिएशन आना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, क्लाइमेटिक फैक्टर चेंज हुआ, तो वेरिएशन का मतलब होता है जब वेरिएशन होते हैं तो वहां पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए, एटमॉस्फेयर में फिट रहने के लिए उस टाइप से चेंजमेंट आते रहते हैं। किसमें, स्पीशीज में। और जब चेंजमेंट आते रहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वेरिएशन आना क्या होता है, बहुत जरूरी। अबे कदो तुम तो 100 साल तक देख रहे हो, खाली अपना देख रहे हो ना, खाली 100 साल तक सर्वाइव धरती पर रहोगे, इसके बाद तो और लोग भी तो रहेंगे, तो उनके हिसाब से वेरिएशन आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो सेक्सुअल समझ गए क्या होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं कि एनिमल्स ही करते हैं, कौन करता है, प्लांट्स भी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है क्या, फ्लावर। क्या होता है, फ्लावर होता है। आपको पता है फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो गैमेट बनाते हैं, और उनसे जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए आप लोग, तो अब निकालें। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल मैं आपको ये बता रहा था, थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि आप लोग भूल चुके हो सब चीजें ना, भूलते बहुत जल्दी हो। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो मैंने ये कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको हमने 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। कितने में किया है, 5 डिवीजन में, जिसमें तुम्हारा एक है पहले थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडो, चौथा जिम्नो और पांचवा एंजियो। पता है हम लोग थैलोफाइटा हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के लिए, जो बेसिकली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लैंटिक होता है। यहाँ पे ना तो स्टेम होती है, ना ही रूट होती है, और ना ही लीफ होती है। ठीक है, कुछ नहीं होता है। अगर मैं बात करूं थैलोफाइट से, हम आते हैं ब्रायोफाइट्स, तो हल्के हल्के टेरेस पे आने लगते हैं, रूट लाइक लीफ लाइक, इसमें दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने लगते हैं। ये प्लांट हल्के से कहाँ जाते हैं, टेरेस पे। ठीक है, वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो आप लोग बाहर देखोगे तो ये टेरिडोफाइट्स से बेसिकली हमें दिखेंगे जो प्लांट में स्टेम, रूट और लीफ तीनों चीजें होती हैं प्रेजेंट। और यहाँ पे ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यहाँ से जाइलम और फाइलोफिलम स्टार्ट हो जाता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, इसके बाद जिम्नोस्पर्म में काफी बड़े बड़े प्लांट होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग, यानी फ्लावर नहीं होते हैं। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पूरी तरीके से फ्लावर प्रेजेंट होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ जिम्नोस्पर्म, यहाँ फ्लावर नहीं है तो क्या यहाँ फल होगा, बताओ, नहीं होगा ना, क्योंकि फ्लावर में ही ओवरी होती है, आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और ओवरी मैच्योर क्या बनाती है, फ्रूट। समझ गए, तो ये पूरी कहानी हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोग निकालो किताब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पढ़े। आज तो ठंड ज्यादा है ना, ऐसा है, बारिश हो रही है अभी भी, रात में हुई थी ना। बहुत बढ़िया, बारिश में तो आपको मजा आता है ना, किसको आता है,
12 से समझ आता है? अरे सबको आना चाहिए, उसमें क्या बात है भाई? ये भी क्वेश्चन में सोच रहा है कि बताए ना बताए। कमाल है लोगों से, मतलब नॉर्मली हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे सोते हुए अच्छा लगता है बारिश में, ये तो एक नॉर्मल चीज है, फिनोमेना एक। लेकिन बारिश ऐसी हो रही है कि आवाज आती है बारिश की तो मजा आता है, ऐसा नहीं पता नहीं लग रहा हो तो क्या फायदा फिर बारिश हो रही है, ठंड तो वैसे ही बहुत है। तो सही है, तो वो तो एक अपना अपना फिनोमेना, वो एक तरीका है। ठीक है बेटा, ठीक है, आप इधर देख लो। तो हम लोग बात करें फ्लावर की, सही है। तो कल मैंने आपको ये बताया था फ्लावर क्या होता है। फ्लावर का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन कराना किसी भी प्लांट्स में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी भी प्लांट्स का, ठीक है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर क्यों होता है प्लांट में? तो होता है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लावर की बात करते हैं। आप लोग देखो एक क्या है, फ्लावर है, क्या है बेटा? छोटा हो जा, नहीं हो रहा है। यहाँ देखो एक फ्लावर है। हम लोग ये बताओ इसके क्या पार्ट होते हैं? तो आपको बता दूं मैं, चार पार्ट होते हैं बेसिकली फ्लावर के। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं बेटा। सही है, 4 पार्ट होते हैं किसी फ्लावर के। पहला जो होता है वो क्या होता है? कैलिक्स होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? तीसरा एंड्रोसियम, और चौथा जो होता है गाइनोसियम। आप लोग वैसे से पढ़ चुके हो ना? कहाँ पे पढ़ा था आपने? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये देखो, ये बोलो मत। कैलिक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या दूसरे नाम से? सेपल। कोरोला को क्या बोलते हैं? पेटल। एंड्रोसियम को और गाइनोसियम को कार्पल या फिर पिस्टिल। दूसरी बात सुनो, कैलिक्स जो होते हैं, कैलिक्स क्या होता है समझो। आपने देखा होगा कोई प्लांट होता है, वो सॉरी कोई फ्लावर होता है, जब वो बड स्टेज में होता है। कौन स्टेज में होता है? बड स्टेज में होता है। तो आपको पता होगा वो एक ग्रीन लीफ लाइक से ढका होता है। गुलाब का तो आपने बड़े आराम से देखा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। पूरे को बोलते हैं, और सिंगल यूनिट एक को बोलते हैं क्या? सेपल। जैसे मैं काउंट करूं 1 2 3 4 तो क्या बोलूंगा? सेपल। और पूरे को क्या बोलूंगा? कैलिक्स। कैलिक्स का काम होता है बेसिकली कि फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। समझ गए आप लोग? ठीक है। दूसरा आता है कोरोला। क्या आता है? जो प्लांट का कलर्ड पार्ट होता है। कलर मतलब रंगीन। जैसे आपने देखा हो गुलाब में लाल पार्ट होता है जो, वो क्या होता है? और अगर मैं एक को देखूं, एक को हटाऊं तो क्या बोलूंगा उसको? पैटर्न। सही है, हम गिन सकते हैं पैटर्न कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। एंड्रोसियम की बात करूं तो ये देखो, ये वाला पार्ट है एंड्रोसियम। ये क्या है बेटा? एंड्रोसियम। इसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और जो गाइनोसियम होता है उसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको क्या क्या दिख रहा है बताओ? ये देखो, ये वाला है जो ये क्या है बताओ? सेपल यानी कि कैलिक्स। समझ गए? ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये क्या है बेटा? पेटल। अगर हम यहाँ पे ये बात करें ये, तो इसे बोलेंगे स्टेमिन। क्या बोलेंगे? और ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, देखो ये पता है क्या है? ये है गाइनोसियम, ये मैं बोल सकता हूँ पिस्टिल। और इसमें देखो 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। समझ गए? ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल, और ओवरी मैच्योर क्या बनाती है? फ्रूट। समझ गए? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो स्टेमेन होते हैं क्या होते हैं? ये बनाते हैं क्या? पॉलन ग्रेन्स। क्या बनाते हैं? और वही होते हैं प्लांट के मेल गैमीट। क्या होते हैं? और यहाँ पे आपको पता होगा इसके अंदर क्या बनता है? ओव्यूल बनता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है और उससे नया प्लांट बनता है, सीड बनता है, आपको पता है। और सीड से क्या बनता है? नया प्लांट बनता है। वही होता है प्लांट का, यही तो फिनोमेना पढ़ेंगे पूरा हम, क्या क्या होता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए एक फ्लावर में क्या क्या होता है? कैलिक्स, कोरोला,
एंड्रोसियम और दूसरा सुनो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ, ये तो बात मान लिया कि ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये एंड्रोसियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे कोरोला का काम क्या है, कैरेक्स और कोरोला का बताओ। सेपल और पेटल का काम क्या होता है? किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। हाँ, ये बात सही है। इसीलिए होता है क्योंकि कोरोला कैसा होता है, कलर होता है, और कलर का मतलब होता है अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को। और इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है प्लांट? जिससे पॉलिनेशन हो सके, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि प्लांट चल के जाएगा हमारी तरह, ठीक है, और रिप्रोडक्शन करेगा सेक्सुअल। यहाँ पे तो प्लांट एक ही जगह रहेगा, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी। तो यहाँ पे गैमीट का ट्रांसफर किस तरीके से होना है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। मेल गैमीट कैसे जाएंगे किसके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। तो उसके लिए जाने के लिए क्या होता है, इंसेक्ट होते हैं, हवा के द्वारा जाते हैं, पानी के द्वारा जाते हैं। कितना कठिन मैकेनिज्म है, और सोचो, और उसके बाद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये अपने हमारे बहुत अजीब चीज है ना। तो इसके लिए ये जरूरी क्या होते हैं, इंसेक्ट, जिससे प्लांट क्या करता है, फ्लावर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, और इंसेक्ट आते हैं और क्या कराते हैं, पॉलिनेशन। तो हम लोग सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब कैसे करते हैं, कैसा क्या होता है। तो आप लोग ये करके लाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत देर हो गई। पढ़े यहाँ से, सही है। देखो कह रहा है ह्यूमन बीइंग, अब देखो बेटा, कह रहा है ह्यूमन बीइंग हैव had an intimate relationship with flower since time immemorial। मतलब यह है कि फ्लावर का रिलेशन एक ह्यूमन के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। हमेशा आप लोग पता है यूज करते हैं ह्यूमन अपनी लाइफ में किसको, फ्लावर को। पूजा करते हैं तो फ्लावर होना चाहिए, जब कोई मरता है तो फ्लावर होना चाहिए ना, हाँ, सजाने में फ्लावर होने चाहिए, सही है। हार बनता है किसका, फ्लावर्स का। बहुत लाइफ में बहुत यूज होते हैं ना फ्लावर्स के। इसके बाद आपको होता है सेंट, परफ्यूम, जो भी बन रहा है सब किसके बनते हैं, फ्लावर्स के बनते हैं। तो बहुत ज्यादा लाइफ में यूज होता है किसका, और कुछ जगह होती है बताओ। आप तो सोच रहे सती को नहीं था ना, आगे कल था दिया था, बार सही रहता है। देखो अगले कह रहा है फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू। कह रहा है यानी कि इन सब में क्या होते हैं, यूज होते हैं कौन, फ्लावर। अगले कह रहा है दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज। अब देखो किताब बता रही तो मैं क्या करूंगा, बताओ। मैं बोल देता हूं तो आप लोग हंसते हो। क्या लिखा है बोलता हूं, इस बार लिखा है अफेक्शन, मॉर्निंग ईटीसी। अब आपको पता है ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें भी कौन यूज होते हैं, फ्लावर। अगर ना बताओ तो देख लो, ठीक है। इसके बाद देखो कह रहा है लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टीवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन्स। बताओ 5 फ्लावर के नाम कौन कौन से होते हैं जो आपको अच्छा लगते हैं। भाई भाई होंगे 5 फ्लावर कौन कौन से होते हैं, किस घर में फ्लावर लगे हुए हैं पहले बताओ, हैं? अरे तुम कर दो मेरे घर। हाँ ये होता है, गुलाब हो गया, दूसरा गेंदा, गुड़हल, सनफ्लावर पे लगे हुए हैं। अच्छा नहीं, 4-5 टाइप के प्लांट तो मेरे घर में लगे हुए हैं फ्लावर के। होता है सामने वाला होता है उस पे लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है वहां पे एक तो वो वाला है। अच्छा एक तो वो वाला लगा हुआ है, वो कौन सा होता है जो दिन में खिल जाते हैं रात में हो जाते हैं? नहीं सनफ्लावर। वो पता है जब सुबह होता है तो उसमें फ्लावर आ जाते हैं और रात में तो कुछ नहीं रहता। बहुत अच्छे लगते हैं ना फ्लावर, छोटे होते हैं। एक वो फ्लावर लगा हुआ है जो शायद इतना बड़ा प्लांट है, वो पता नहीं कौन सा है, वो पता नहीं मुझे नहीं पता। उस पे एक ही फूल आता है खाली, मैं ऐसे करी वो लगा हुआ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता है। इतना बड़ा होता है, उसमें देखें फ्लावर एक ही होगा और टॉप पे होगा बिल्कुल। नहीं डालिया नहीं। थर्ड लगा हुआ है गेंदे का, गेंदा। चौथा लगा हुआ है गुलाब का, एक और लगा हुआ है चलो इधर आ जाओ। तो बेटा आप लोग जान सकते हो, समझ सकते हो कि आए जो घर में फ्लावर लगे होते हैं उसका मतलब क्या होता है, अच्छा लगता है पूरा देखने में, तो वही अट्रैक्शन वगैरह। अगले का टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए प्लांट में क्या होते हैं, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
अगले कह रहा है इन अर्ली क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ अ फ्लावर, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको अलग अलग पार्ट में, ठीक है, फ्लावर के लिए। और अगले कह रहा है बेटा ए सही कैन यू नेम द टू पार्ट ऑफ अ इन अ फ्लावर इन व्हिच द टू मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो आपको पता है एंडोसियम होता है, गायनोसियम होता है, सही है, ए और क्या होता है तुम्हारा इसके कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ये सब क्या होते हैं फ्लावर के पार्ट होते हैं। आप लोग मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। आप लोग बताओ 3 इवेंट तो होंगे अगर किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कितने इवेंट होते हैं 3। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कौन सा होता है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक कौन सा होगा फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे प्री का मतलब क्या होगा भाई गैमेट बनेंगे, सही है, सुन लो गैमेट बनेंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको बताया था मैं डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो इवेंट होंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे सीड डेवलप होगा, क्या क्या होगा, वो सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझ में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, यानी कौन कौन से होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो पढ़ो इसे। यहाँ पे तो कह रहे हैं मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। देखो एक बात समझो आप लोग, ये चाहे प्लांट का हुआ चाहे वो हुआ एनिमल का, जब भी कोई रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे आपको पता है बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, चाहे वो ह्यूमन का हुआ चाहे किसी का भी हुआ चाहे वो प्लांट का हुआ, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं हार्मोन। यानी कि मैं बोल सकता हूँ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्लांट हुआ चाहे वो एनिमल हुआ, जिससे क्या होता है एक प्रमोट होता है रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी लिविंग, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है पता है आपको, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, अब मुझे ये बताओ इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा, हाँ नाम बताओ, किसे किसे पता है, बोलो मत, किसे से पता है इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, किसी किसे पता है हैं? वो ऑर्डर इन्फ्लोरेसेंस का नाम नहीं है, वो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हम लोगों की, मॉर्फोलॉजी पूरा तैयार है इसका मतलब। बेटा रिवीजन तो ऐसे में पूछ तो रहा हूँ, ऐसे रिवीजन हो जाएगा आपको, बताओ बताओ, नहीं पता है? अरे साइमोस और रेसिमोस दो टाइप का होता है ना। अब ये बताओ मुझे रेसिमोस साइमोस में, अब आपको नाम ही नहीं बताया तो उसमें वो क्या पता होगा कि क्या क्या होता है। यहाँ देखो ये देखो इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है बेटा रेसिमोस टाइप, और ये कौन सा होता है साइमोस टाइप होता है। रेसिमोस का मतलब पता है क्या होता है, जहां पे, हाँ बताओ, ग्रोथ, हाँ कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो रेसिमोस का मतलब होता है जहां पे मेन एक्सिस, 2 बातें ध्यान रखना, 2-3 बातें, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है, समझ गए। मेन एक्सिस क्या करेगी, कंटिन्यू ग्रो करेगी। दूसरा मैं बोल सकता हूं यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर क्या होता है, फ्लावर क्या होता है बेटा एब्सेंट होता है, क्या होता है एब्सेंट होता है। और तीसरा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो फ्लावर लगे होंगे वो लगे होते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर में, ये बोल सकते हो ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा बेटा होता है एक्रोपीटल ऑर्डर। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जैसे ऐसा कोई प्लांट है जिसका लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो आपने देखा होगा नीचे ओल्ड फ्लावर होंगे और ऊपर कैसे होंगे न्यू फ्लावर, यंग फ्लावर, समझ गए आप लोग। तो उस वाले को बोलते हैं हम लोग रेसिमोस टाइप। साइमोस का मतलब होता है कि यहाँ पे मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी, मेन एक्सिस यानी कि ग्रो नहीं करेगी, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिखा था क्या, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है।
मैंने जब बीएससी एग्जाम दिए थे ना एक बार, बताया तुम लोगों ने, बताया था ना। और यहाँ पे ऑर्डर होता है वैसे भी ऑर्डर। तो मुझे कुछ जगह ऐसा लगा था कि इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक हो रही है, जल्दी से लिखना पड़ रहा था, मतलब सेंटेंस बन नहीं पा रहा था, तो मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कर दिया। कैसे लिखा हूँ, जैसे मुझे लिखना था कुछ, अब मुझे सम ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैंने कुछ कैसे लिखा, KUCH। अब वही अच्छा था कि अगर मैं कोई अपना सेंटेंस बेकार कर रहा हूँ या फिर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और मुझे इंग्लिश में कॉपी लिखनी है, तो फिर मैं बीएससी का एग्जाम, आपको पता है क्या चलता है बीएससी में, तो मैंने फिर कुछ को KUCH लिखा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं लिखा जितना आप सोच रहे हो, कुछ कुछ जगह। जैसे आपने नहीं लिखना है, अब तुम्हें नॉट फिट नहीं बैठा मिल रहा है, तो लिख दो नहीं है, नहीं अच्छा ही देखा जाएगा। चलो ठीक है, हाँ नंबर अच्छा है। बेटा मैंने आपको बोला है कभी भी ग्रेजुएशन होगा चाहे 12th हुआ हाई स्कूल, 60% प्लस ले आया करो, बात खत्म। लेकिन आप लोग ये सोचा करो कि मुझे 90% लाना है, क्या करना है 90% का भाई, अगर किसी की 10th की मार्कशीट में अगर यहाँ पे होंगे बहुत बच्चे के 85% प्लस होंगे, सही है, अगर आप एमबीएस नहीं बन पाए तो आपका वो संदूक में रखा रहेगा भाई, डेट ऑफ बर्थ देखने काम आएगा खाली, उसका क्या काम बताओ आप लोग। मेन है कि आप 12th के बाद कितने सक्सेसफुल हो रहे हो, ये जरूरी है, सही है, तो ये बहुत जरूरी है। और आप लोग, मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग 12th तक जो किया आपने किया होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, आप लोग क्या किया है, पढ़ाई की या नहीं की या क्या किया, लेकिन अब आप लोग ध्यान रखो कि 12th के बाद हमें कितने अच्छे से क्या करना है, अपने आप को मेंटेन करके पढ़ाई करनी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये ज्यादा जरूरी है, ना कि 12th के पहले का, 12th के बाद का। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th तक बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन 12th के बाद वो अच्छी पोजीशन पहुंचते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं 12th में बहुत टॉपर होते हैं, लेकिन 12th के बाद वो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और एक बात और ध्यान रखना, जब से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे उसी टाइम से आप टॉपर बन जाओगे। टॉपर कोई बन के नहीं आता, पैदा नहीं होता। वही कोई बच्चा पैदा हुआ टॉपर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो यहीं पे मेहनत करता है तो बनता है। लिख रहे हो लोग, यहां से क्वेश्चन आएगा, नहीं ध्यान रखना स्टेटमेंट में। बता दो, वैसी बात है हैं? बताओ बताओ, गलत बात है क्या? जो कान बताओगे मेरे, अच्छी बात है, अगर सुन ले तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत, बताओ, कोई डाउट होता है तो मुझे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझूंगा। ये लिख दिया बेटा आप लोगों ने, नई बात पूछ रहे हैं, ठीक है। कल यहाँ बच्चे रंजीत रंधावा देख रहे थे, मैं देख रहा था, मैं ऐसे करूंगा बेटा, मैं करने वाला नहीं होता। एक्चुअली मैं बताऊं आपको,
मतलब कि जो एक सिंगर आया है, मैं मैं रंधावा सोचा था, गुरु रंधावा है, तो मैं कहा यार भीड़ बहुत कम है गुरु रंधावा को देखने के लिए, पास रंजीत रंधावा ये कौन है भाई, तो यूट्यूब पे डाला तो नॉर्मल सा बोला हाँ सही है, लेकिन इतना भी पैसा भाई भाई नहीं है। तो मैंने एक फोटो भी ले लिया था उसका, फिर वो स्टेटस नहीं लगाया मैंने तो। कौन क्या था कल? कौन रोज जा रहा है? पास फ्री मिल जाएगा? ऐसे रुपए देके जाते हो? रोज जाने लग तो ये नहीं है, एक दिन के लिए है खाली। लेकिन यहाँ सारे बच्चे घूम आए होंगे, मुझे ये पता है। कौन अभी तक नहीं है? और कैसा हो गया एक दो बार? मैं खाली इसलिए गया था ये देखने की यहाँ पे है क्या। एक्चुअली में मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है, अंदर जी वो है ऐसा वैसा। भूपेश सर तो कह रहे थे आप मॉडलिंग करने गए हैं। सही कह रहे हो। ऐसा एक्चुअली मैं इसलिए गया था कि देख के आऊँ क्या है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ खास नहीं था, सही है, नॉर्मल है। दूसरा क्या है कि परसों क्या था, रंजी आई थी, मैं क्या करता हूँ इसका। आज भी खास है, आज क्या हो रहा है, आज खत्म हो रहा है, आज नाइट डांसर का नहीं क्या वो बता रहा था मुझे, नाइट डांस रात में डांस, डीजे डांस पता नहीं क्या होगा। तो जिसको देखना होगा इसका एंजॉय लेना है। एंजॉय लेने का मतलब यहाँ पे है कि तुम खाली रुपया बर्बाद करने आओगे, रुपए बहुत खर्च हो जाते हैं। खाने का खाना खाने बैठ गए तो यहाँ पे 100 रुपए से नीचे अब तुम खाना खा घर से आते होगे तो कैसे सुनो यहाँ पे बेटा क्या है, 100 रुपए से नीचे कोई चीज नहीं है। सोचो नॉर्मल चीज 100 रुपए की, तो पापड़ 50 रुपए का। मैंने कहा भाई क्या लगा रहा है इसमें क्या लगा रहा है, कौन सा ऐसा मटेरियल लगा रहा है, तो ये सोच सकते हो आप लोग। सही है, तो नॉर्मली ठीक है, आप लोग घूमने आओ तो आ सकते हो, ज्यादा कुछ ठीक है। चलो पढ़ लो। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ मैंने बताया था आपको इन्फ्लोरेरी सेंस क्या होता है, दो टाइप का होता है, साइमोस और रेसिमोस। साइमोस का मतलब रेसिमोस का मतलब एक्रोफिट ऑर्डर और साइमोस मतलब बेसिफिड ऑर्डर। नीट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। अगले आ जाओ, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ ये सब पढ़ लिया, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कह रहा है आर फॉर्म व्हिच बियर द फ्लावर बड्स एंड देन द फ्लावर। आपको पता है एक फ्लावर बनते हैं, फ्लावर बड्स होती है। एपिकल मेरिस्टम किसमें काउंट हो जाता है, फ्लावर मेरिस्टम में, ठीक है। और क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। अगले कह रहा है इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे हम बोलते हैं एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, डिफरेंशिएट एंड डेवलप। आपको बताया देखो फ्लावर दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल है उसमें या तो मेल पार्ट होगा या क्या होगा, फीमेल पार्ट। लेकिन जनरली जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि वहां मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एंड्रोसियम और गायनोसियम बेटा दोनों ही होते हैं। अगले यहाँ पे कह रहा है ए डिफरेंशिएट एंड डेवलप यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टैमिन। आपको पता है जो एंड्रोसियम होता है स्टैमिन से मिलके बनते हैं, उस सारे स्टैमिन को क्या बोलेंगे, सबको एंड्रोसियम। कह रहा है रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गायनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल कौन है, एंड्रोसियम, और फीमेल कौन है, गायनोसियम। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा स्टैमिन, या मैं बोल सकता हूं माइक्रोस्पोरेंजियम, या बोल सकता हूं पोलन ग्रेन, या मैं बोल सकता हूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो आप लोग यहां लिख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सही है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे एंड्रोसियम को, मैंने क्या बोला था, स्टैमिन को एंड्रोसियम बोलते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे स्टैमिन में क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, एक स्टैमिन है, क्या है, ये एक स्टैमिन है। तो इसमें ये क्या होता है, ये होता है फिलामेंट, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, एंथर। क्या होता है, एंथर। ये जो वाला पार्ट होता है ये है एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। अच्छा ये आप लोग फ्लावर में बड़े आराम से देख सकते हो, जैसे आपने गुड़हल वगैरह में देखा होगा, बहुत आराम से दिख जाता है। मस्टर्ड में देखा होगा, बहुत आराम से दिख जाता है। गुलाब में भी दिख जाता है, आप लोग वो पेटल को हटाना तो दिख जाएगा आपको साफ साफ।
वो क्या होता है, ये होता है एंड्रोसियम स्टेमेन, ठीक है। अगर आप लोग इसको कट करोगे, क्या करोगे, कट, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये पॉलन सैक मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पॉलन सैक। ये हमेशा टेट्राड होता है, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और होता है डाइथिकस। कैसा होता है, डाइथिकस का मतलब है यहाँ पे बीच में एक थीका ये होगा, एक थीका ये होगा और 4 एक माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं, तो ये होता है टेट्राड डाइथिकस, या बोलते हैं बाइलोब। कैसा बोल सकते हैं, बाइलोब, मतलब एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 4 हो गए, तो इसीलिए बोलते हैं टेट्राड। और 2 लोब में डिवाइड होता है, इसलिए बोलते हैं बाइलोब। क्या बोलते हैं बेटा, बाइलोब, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, वो सॉरी ये एंथर हो गया और इसका क्या होगा, फिलामेंट। यही पार्ट मिला के पूरा बनता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कह रहे हैं सो द टू पार्ट ऑफ अ टिपिकल स्टेमेन, द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉल, स्टॉल जो होती है डंडी, कॉल्ड द फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको, फिलामेंट बोलते हैं। इस अगले कह रहा है बेटा एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब, बाइलोब का मतलब 2 लोब, एक लोब ये और एक लोब ये, बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। तो जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं एंथर, जो कैसा होता है, बाइलोब होता है। अगले कह रहे हैं कह रहे द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये पेटल से भी अटैच हो सकता है और किससे अटैच हो सकता है, थैलेमस। थैलेमस होता है सोलन पार्ट होता है जो, उसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। तो ये थैलेमस से भी अटैच हो सकता है और किससे हो सकता है बेटा, पेटल से, ठीक है। अगले देखो कह रहा है द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज में जो स्टेमेन का नंबर होता है वो भी अलग अलग होता है और जो साइज होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग। किसी में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लंबा होता है ये स्टेमेन, और किसी में देखा होगा बहुत ज्यादा छोटा होता है। आपने से वो डिपेंड करता है फ्लावर कौन सा है। जैसे आपने गुड़हल का देखा है, उसमें कितने बड़े बड़े होते हैं, बाहर तक निकले होते हैं। आपने देखा होगा जैसे गुलाब का बहुत छोटे होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जो आपको दिखेंगे भी नहीं आंखों से, मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इनका नंबर और साइज डिपेंड करता है कि वो स्पीशीज कौन सा है, प्लांट का या फ्लावर का, ठीक है, उस बात पे डिपेंड करता है। तो ये वेरिएबल नंबर होते हैं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर होते हैं और अलग अलग साइज के भी होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले देखो कह रहे हैं इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, कह रहा है ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, यू वुड बी एबल टू एप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। अगर आप 10 स्पीशीज के 10 फ्लावर देखोगे तो उसमें देखोगे 10 में अलग अलग टाइप से हैं, सही है। आप लोग समझ पा रहे हो ये कैसे दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, अगर देखना चाह रहे हो देख लो एक बार, कुछ तो इसका फायदा ले लो। कहाँ है ये, क्रोम, लिखा है। क्या है ये, इमेज डालना होगा क्या, सही तो है। ये मैं सही लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, अब सही है ना। ये मैं नहीं, देखो मैं ही बोलता हूँ इसको, मतलब इसका मतलब गूगल। हाँ क्रोम बेटा ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है तुम लोग क्रोम मत लिखते हो। स्टेमेन ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंट आपको दिखाएंगे, तो देख सकते हो आप लोग इमेज, देखो जैसे देखो वहां पे आपको दिख रहा है, इसके बाद दिखाएं तुम्हें ये सारे स्टेमेन है, ठीक है। रियल फ्लावर देखे ना, कहाँ निकल गया, और देख लो अच्छे फ्लावर देख लो। रुको करो, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाता है। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये स्टेमिना है इसका, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे बहुत सारे स्टेमिना हैं, तो ये साफ साफ दिखते हैं हमें, लेकिन कुछ फ्लावर नहीं दिखते हैं साफ साफ, कुछ में दिख जाते हैं आराम से, ठीक है। तो अलग अलग फ्लावर है, अलग अलग टाइप से होते हैं। देख लिया हम लोगों ने स्टेमिना क्या है। इसके बाद देखो इसमें कितना अच्छा लग रहा है ये। इसके बाद ये क्या है,
ये जो येलो येलो दिख रहा है क्या है? पेटल। क्या है? क्या? हाँ रेड है, तो ये क्या है? पेटल। ठीक है, पेटल है। और इसके बाद एक सुनो, ग्रीन ग्रीन पार्ट जो यहाँ पे होगा इसे क्या बोलेंगे? सेपल। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे ये क्या है? इसका स्टेम है। सही है, स्टेम है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये फ्लावर? चलो अब आ जाते हैं किताब पे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक अब इनका साइज जो होगा वो अलग अलग होगा, इनका नंबर भी क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग फ्लावर में। अगले कह रहा है देखो, कह रहा है यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेम अंडर अ dissecting microscope and making neat diagram would illustrate the range in shape and attachment of anther in different flower। आप लोग देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होगा, उसमें एंथर का अटैचमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि हम बोल सकते हैं कि उनका साइज में भी क्या होगा? वेरिएबल होगा, और हम बोल सकते हैं उनका जो साइज होगा नंबर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अलग अलग प्लांट में, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग फ्लावर में इनका नंबर और साइज सब क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। कैसा होता है? बाइलोब, दो लोब में डिवाइड होता है। आगे कह रहा है विद ईच लोब हैविंग टू थीका। क्या होते हैं? दो थीका, इसलिए इसको बोलते हैं दे आर डाइथीकस। क्या बोलते हैं बेटा? डाइथीकस। कह रहा है ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, यानी कि आपको पता है जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो थीके क्या रहते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग। और कह रहे हैं लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। कह रहा है द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज अ फोर साइड। आपको कितने साइड मिलेंगे? चार। और कह रहा है इसीलिए बोलते हैं इसको टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं? तो मैं बाइलोब बोल सकता हूँ, टेट्राड बोल सकता हूँ, डाइथीकस बोल सकता हूँ, और इसके बाद टेट्रागोनल बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। किसके लिए? एंथर के। अगले कह रहा है स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें क्या होते हैं? इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और 4 होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए क्या मिलेंगे? 4 पॉलन सैक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 पॉलन सैक, जहां पे बनेंगे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कह रहा है लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब, यानी कि एक लोब में कितने होते हैं? 2। तो 2 एक साइड में और 2 एक साइड में। ये माइक्रोस्पोरेंजियम की जो बात कर रहा है वो बेटा यहाँ की बात कर रहा है। देखो आप लोग यहाँ देखो, एक ये है, ये देखो, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। सही है, एक लोब में कितने हैं? 2। अगर आपको ना पता हो तो यहाँ पे लिख लो माइक्रोस्पोरेंजियम। सही है, लिख सकते हो। लिख लिया? अगले देखो बेटा, कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब होता है। ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे देखो, कह रहा था माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम, क्या बोलते हैं उसको? पॉलन सैक। यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं। कह रहा है दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। इनके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या देखेंगे बेटा? स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी लेयर होती है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे तो कह रहा है देखो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये कैसा होगा? सर्कुलर होगा पार्ट से। ठीक है, सर्कुलर टाइप में। कह रहा है इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 बॉल लेयर। कितनी होती है? लेकिन आप लोग एक ध्यान रखना, टेपिटम वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ जाता है टेपिटम से, जो नरिशमेंट देती है किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और लास्ट कौन सी है? टेपिटम। कह रहा है द आउटर 3 बॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, यहां डन करो बेटा, एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। इसको पूरे को डन करो। जो 3 लेयर होती हैं वो हेल्प करती है किसमें?
पॉलिन ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, सही है। और डाइजेंस का मतलब होता है जब रिलीज होते हैं पॉलिन ग्रेन्स तो उसको हेल्प करती है डाइजेंस में, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा द इनर मोस्ट, ये भी ध्यान रखना है कौन सी लेयर है ये, इनर मोस्ट बॉल लेयर इज द टैपिटम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है, बकाया उनसे नहीं पूछ जाता लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टैपिटम जो इनर लेयर होती है, ठीक है, अंदर वाली लेयर होती है। कह रहा है इट नरिश द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स, ये क्या करती है, नरिश करती है किसको, पॉलिन ग्रेन्स को, सही है। अच्छा ये बताओ हमारी बॉडी में जो स्पर्म बनते हैं उनको नरिश कौन करता है, सर्टोली सेल, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे कौन कर रही है, टैपिटम मेम्ब्रेन, ठीक है। अगले देखो कह रहा है सेल्स ऑफ द टैपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस भी होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है when the anther is young, जब एंथर कैसा होगा, यंग होगा, a group of compactly arranged homogeneous cell called the sporogenous tissue। अब यहाँ पे देखो इसकी जो मिडिल होता है, मिडिल माइक्रोस्पोरेंजियम के उसके पास होता है टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। उसी में तो होता है क्या, माइटोसिस होगा, इसके बाद मेयोसिस होगा, जिससे क्या बनेगी, पॉलिन ग्रेन्स। तो मेन जो होता है वो कौन सा टिश्यू होता है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू। कह रहा है ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रो स्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम के बीच में क्या होता है, टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आपने देखा कि हम लोग बोल सकते हैं एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, इसके बाद टेट्राड होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो उन्हें पॉलिन साइक बोल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन डेवलप होते हैं। पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट, क्या होते हैं, मेल गैमेट। और इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे 4 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर 3 जो होती हैं वो हेल्प करती है प्रोडक्शन में और डाइजेंस में, और इनर वाली जो होती है टैपिटम वो क्या करती है, नरिश करती है किसके लिए, पॉलिन ग्रेन्स के लिए। इतना अभी तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद रिवाइज कर दो जैसे और आप लोग रिवाइज करते रहो साथ साथ, ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करते रहो। बात में थोड़ा रिवाइज कर लो दोस्तों। किसे, और थीका, हाँ ऐसे उसी से हम बोल सकते हैं आप लोग। थीका का मतलब ये होता है, डाइथीका का, थीका का मतलब होता है कि जहाँ से वो ब्रेक डाउन होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स होता है रिलीज होता है। डाइथीका का मतलब है दो, थीका मतलब 2 लोब में डिवाइड है। थीका को लोब बोल सकते हो एक साथ, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। तो थीका भी बोल रहे हैं, हाँ तो एक ही थीका होता है, तो थीका मतलब थीका लोब बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं, क्योंकि डाइथीका होता है ना और बाइलोब्ड होता है। मतलब वो जब रिलीज करेगा पॉलिन ग्रेन्स तो 2 थीका का मतलब है 2 पार्ट में, ऐसे बोल सकते हो कि डाइजेस्ट वाला होता है रिलीज करवाना, पॉलिन ग्रेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना। हाँ बताओ, तो कहते हैं टिपिकल उसका एंटर होता है, बाइलोब्ड होता है, ईच लोब है 2 थीका, दे आर लाइक तो यहाँ पे ये सुनो, ये देखो, ये दाना डाइजेस्ट है तो ये थीका हो गया, एक ये ईच लोब
ठीक है, तो गए। लेकिन थीटा मतलब रिलीज ऑफ पॉलीमरेज बोलते हैं। थीटा का मतलब होता है ये जब रिलीज होते हैं पॉलीमरेज, तो माइक्रोन ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे डेवलप होते हैं। हाँ, अब वो है अलग चीज। कर दिया, रिवाइज कर दिया आप लोगों ने, सही है। चलो अगले देखते हैं। अब अगले पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम लोगों ने अपने केस में क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो। सबसे पहले क्या होता है उसमें? म्यूटेट डिवीजन का मतलब क्या है? म्यूसिस डिवीजन। और कह रहा है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब होता है चार। टेट्राड मतलब क्या होता है? चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब कह रहा है व्हाट वुड द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। आप समझ सकते हो कितनी होगी? बताओ। हैप्लॉइडी होगी, क्योंकि आप लोग बताओ जब डिप्लॉइड सेल से म्यूसिस हुआ है तो हैप्लॉइडी होगी। सही है। यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है, ये टैपेटम वाली लेयर है, इसके बाद ये मिडिल लेयर है, ये आउटर वाली लेयर है, और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ देखो ये वाले पार्ट को इसने सेक्शन काट के दिखाया है, तो बीच में जो होता है यहाँ देखो वो होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, और इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल है। सही है। और यहाँ पे क्या है? ये मेम्ब्रेन है, टैपेटम वगैरह। ठीक है, मिडिल लेयर, ये सब दिखाया गया है लेयर के बारे में। यहाँ देखो चार ये पॉलिन ग्रेन्स है तुम्हारे, और यहाँ पे चार क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। यहाँ देखो क्या करें, करें एज each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. यानी कि मैं बोल सकता हूँ माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बनता है उसको किस तरह बनता है? स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होता है? म्यूसिस होता है। और कह रहा है बेटा माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 बन जाते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन्स। और वही डेवलप किसमें जाते हैं? पॉलिन ग्रेन्स में। कह रहा है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पोरोजेनस टिश्यू था, और उसमें क्या हुआ? म्यूसिस हुआ, और क्या बना? पॉलिन मदर सेल। और वही उसी को बोलते हैं पॉलिन मदर सेल जो होती है पीएमसी, उसी को बोलते हैं क्या? आगे जाके टेट्राड बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब वही पॉलिन ग्रेन से डेवलप हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? पॉलिन ग्रेन। अब यहाँ पे देखो, सही है, हाँ वही पॉलिन मदर सेल। इसके बाद देखो पॉलिन ग्रेन्स के बारे में अगर मैं पढ़ाऊं तो ये पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ऐसे। आपने देख ये तो नहीं दिखे होंगे आपको, कैसे दिख जाएंगे? बहुत छोटे होते हैं। सही है। इनका साइज होता है 25 मिलीमीटर, उससे भी कम होता है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पॉलिन ग्रेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे थे पॉलिन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, कौन? पॉलिन ग्रेन्स। अच्छा, आप लोगों ने ये भी देखा होगा पॉलिन ग्रेन्स से किसी को एलर्जी भी होती है, किसी को होती है। जैसे कोई फ्लावर का खेत है, अगर वहां से आप लोग निकल गए तो कभी कभी लोगों को क्या हो जाता है? कॉमन कोल्ड हो जाता है, छींकें आती हैं, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सांस को लेके। है किसी को यहाँ पे एलर्जी जैसे? अब तुम्हें होगी तो पता थोड़ा है, तुम लोग घूमते ना रहे, लेकिन हाँ होती है कभी कभी लोगों को। ठीक है किसी को? तुम्हें है तो मत जाया करो। सही है, फ्लावर के पास। यहाँ कह रहे हैं a male gametophyte, if you touch the open anther of hibiscus or any other flower you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your finger। यहाँ पे कह रहा है अगर तुम क्या करो, किसी एंथर को अगर हटाओ, सही सेक्शन काटो, और आप लोग देखो ध्यान से, तो आपको येलो कलर का पाउडर टाइप का दिखेगा आपकी फिंगर पे, तो वो क्या होगा? वही तो होंगे पॉलिन ग्रेन्स। क्या होंगे? पॉलिन ग्रेन्स। हाँ दिख जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं दिखेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं बहुत बड़े दिख जाएंगे, वो छोटे दिखते हैं। तो देख सकते हो आप लोग आराम से, अगर छोटे देखोगे। हाँ अगर देखोगे दिख जाएंगे। अगले कह रहा है बेटा देखो, कह रहे हैं sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under
माइक्रोस्कोप, अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको क्या दिखेगा पॉलीग्रेन्स के अंदर, वो देखो क्या है, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पॉलीग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। एक बात और बता रहा है, पॉलीग्रेन्स का जो साइज, शेप और उसका कलर या कुछ भी देखोगे तो वो क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट होगा। ठीक है, अगले अब हमें आप पॉलीग्रेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन होती है, एक होता है इंटाइन और एक होती है एक्जाइन। सही है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे कह रहा है एक होती है एक्जाइन और एक होती है एंटाइन। यहाँ पे ऐसा होता है, देखो यहाँ पे क्या है, एक ये पॉलीग्रेन्स है, क्या है बेटा, तो यहाँ पे एक ऐसे के इसके आउटर साइड में भी होती है, कैसे होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, ये होती है ऐसे और इसके ऊपर साइड में होती है ऐसे। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूं, ये वाली होती है अंदर वाली इंटाइन और बाहर वाली क्या होती है, एक्जाइन। आपको ध्यान ये रखना है कि इंटाइन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है और जो एक्जाइन होती है वो कैसे होती है, डिसकंटिन्यूअस। पहला। दूसरा ध्यान रखना है कि जो इंटाइन होती है वो उसमें जर्मपोर अपसेट होता है और एक्जाइन में जर्मपोर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, पॉलीग्रेन्स को सर्वाइव करने के लिए कई सालों तक बचाती हैं, क्योंकि ये बनी होती है स्पोरोपोलिनेन से। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनेन से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ पढ़ लेते हैं इसको, नीट में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो एक बार से यहाँ देखो बेटा, कह रहा है पॉलीग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। कह रहा है मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर पे होती हैं। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर, कितनी होती हैं, दो लेयर होती हैं। एक होती है हार्ड आउटर लेयर, कह रहा है एक्जाइन, क्या कह रहा है बेटा, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनेन। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ठीक है, किससे बनी होती है, तो लिख लो स्पोरोपोलिनेन से। और कह रहा है विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नो इट, यानी कि ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ये कोई भी इस पे एंजाइम हो गया, कोई हार्मोन हो गया, कोई अलग कोई टेम्परेचर हो गया, कोई भी इस पे अटैक नहीं करता है। समझ गए आप लोग, यही कारण होता है कि पॉलीग्रेन्स होते हैं वो कई सालों तक क्या हो जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। जब हमें वो मिलते हैं, एक फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स क्या, वो जीवाश्म मिलते हैं, तो उसमें हम ये भी देख, उसमें उनके पेट में पॉलीग्रेन्स भी मिल जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, उन्हें ये पता लग जाता है कि उन्होंने कितनी साल पहले ये प्लांट खाया था और ये प्लांट धरती पे था। समझ रहे हो, ऐसे चक्कर में वाटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब ये है कि पॉलीग्रेन्स कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, मतलब बेकार नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो नया प्लांट बना देंगे, लेकिन हाँ उन्हें देख के हम पहचान सकते हैं कि स्पीशीज कौन सी रही होगी उसमें। जैसे अगर हमने देखा डायनासोर की, जैसे पहले के स्केलेटन मिले कई सारे, तो उनके स्केलेटन के पास क्या मिले हैं, पॉलीग्रेन्स मिले। इससे पता लगा हमें कि उस टाइम पे कौन सा प्लांट था या नहीं था, ये कैसे थे, शाकाहारी थे या फिर ऐसे पता लगाना था। ठीक है, तो पॉलीग्रेन्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी बेकार नहीं होते हैं। अगले कह रहा है बेटा, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनेन। समझ रहे हैं आप लोग, तो स्पोरोपोलिनेन को कोई भी डिग्रेड नहीं कर पाता है आसानी से। इस सो फॉर नो पॉलीग्रेन्स एक्जाइन हैज प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड जर्मपोर, यानी कि जर्मपोर यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वेयर स्पोरोपोलिनेन इज एब्सेंट, जहां पे स्पोरोपोलिनेन क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। कह रहा है पॉलीग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, लिखा भी तो है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनेन। जब यानी कि फॉसिल्स के रूप में जब हमें कोई मिलता है, फॉसिल मतलब क्या होता है, पुराने किनार वगैरह हमें स्केलेटन मिलते हैं, तो उनमें भी हमें कभी कभार क्या मिल जाते हैं, पॉलीग्रेन्स। और वो आज भी हम लोग समझ सकते हैं कि उस टाइम पे कौन से प्लांट रहे होंगे धरती में। क्लियर, किसकी वजह से, क्योंकि इनके पास क्या होता है, स्पोरोपोलिनेन। इसकी बार बार बात हो रही है, इस टाइम हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में। अगले कह रहे थे एक्जाइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अराय ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। अब देखो दूसरी लेयर कौन सी है बेटा, द इनर वॉल ऑफ द पॉलीग्रेन्स इज कॉल्ड द इंटाइन। अंदर वाली कौन सी बेटा, इंटाइन। कह रहा है इट इज थिन होती है और ये कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस, और वो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस। चाहे वहां पे लिख लो, लिखा हुआ है पे, तो लिख लो डिसकंटिन्यूअस। जहां एक्जाइन लिखा है वहां लिख लो डिसकंटिन्यूअस, जहां एक्जाइन लिखा है वहां लिख लो डिसकंटिन्यूअस। लिख लिया। और ये कैसी होती है बेटा, इंडियन वाली कॉन्टिन्यूअस। लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और
पैक्टिन की। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी मेम्ब्रेन किससे बनी है। तो इंटर्न वाली किससे बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन से, और वो वाली किससे बनी है बेटा, स्पोरोपोलिन। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से में क्वेश्चन आ सकता है, सही है। और वो दे देगा, फिर आप लोग से कंफ्यूज हो ना कि अंदर लेयर कौन सी थी बाहर कौन सी थी। आपको ध्यान रखना है बाहर वाली कैसी है, बहुत हार्ड कवरिंग बाहर से जो होती है, तो इसका मतलब वो किससे बनी है, स्पोरोपोलिन से, ठीक है। अगले देखो, कह रहे थे साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अंदर पॉलिन ग्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है व्हेन द पॉलिन ग्रेन्स मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल, इसके पास कितनी सेल होती हैं, दो, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। कह रहा है वेजिटेटिव सेल इज बिगर होती है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड इज लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। द जनरेटिव सेल क्या होती है, स्मॉल होती है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। अगले कह रहा है इट इज स्पेंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलिन ग्रेन्स आर सेड एट दिस टू सेल स्टेज। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू सेल स्टेज, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक कौन सी होती है, जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल कैसे होती है, लार्ज होती है, और वो कैसे होती है, छोटी होती है। अगले कह रहा है इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोसिस करती है, और कह रहा है गिव राइज टू दो मेल गैमीट देती है। बिफोर पॉलिन ग्रेन्स आर सेड, हम क्या बोलते हैं उसको, थ्री सेल स्टेज। आपको पता होना चाहिए, इसीलिए प्लांट जो होते हैं उनमें कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, और इसीलिए दो मेल गैमीट जाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, एक नहीं जाता, कितने जाते हैं, दो। और इसीलिए यहाँ पे प्लांट में एक आपको पता होगा किससे करता है, एग सेल से, और दूसरा करता है पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियस जो करता है उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म, और जो एग सेल से करता है उससे क्या बनता है, जाइगोट, एम्ब्रियो या फिर जाइगोट। और जाइगोट अगले जाके डेवलप किसमें होता है, रेडिकल और फिलामेंट वाले पार्ट में, ये तो होता है, क्या होता है। और एंडोस्पर्म एक होता है जो पोलर न्यूक्लियस करता है, उसे क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। इसीलिए एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, पता है आपको कैसा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, अगले पढ़ेंगे ये सब कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेल स्टेज हो सकते हैं, तीन सेल, सही है। जनरेटिव सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, दो मेल गैमेट बन गए, और इसके बाद हम बोल सकते हैं जो तुम्हारी कौन सी वेजिटेटिव सेल, तो कितनी सेल स्टेज हो गया, तीन सेल स्टेज, क्लियर। आगे देखो, अब यहाँ पे एलर्जी की बात हो रही है, ठीक है, पॉलन ग्रेन से कैसे एलर्जी होती है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सारी डिजीज हो सकती हैं अगर किसी को एलर्जी है, किससे, पॉलन ग्रेन से। एलर्जी का मतलब ये नहीं होता कि एलर्जी एक टाइप की होती है, खाली पॉलन ग्रेन से होती है, एलर्जी बहुत सारे चीजों से होती है, सही है। कुछ को कुछ से एलर्जी होती है, ऐसे ही होता है क्या, अरे होती नहीं है, किसी को पर्सन से एलर्जी होती है, पर्सन दूसरे पर्सन होते नहीं है, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एलर्जी का मतलब ये नहीं होता कि एलर्जी एबायोटिक फैक्टर से होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को डेंटल एनिमल के पार्ट के टुकड़े से होती है, किसी को लाइट से होती है, किसी को क्या होती है, मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, पॉलन ग्रेन से, किसी को परफ्यूम से होती है, सही है, और किसी को इंसान से होती है। एक इंसान को दूसरे इंसान से एलर्जी नहीं होती क्या, होती है, वो भी एक टाइप की एलर्जी है अगर देखा जाए तो। भाई अगर किसी को देख के आपका अगर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया, इसका मतलब बीपी हाई हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, वो भी एक टाइप की क्या है, एलर्जी है। तो एलर्जी बहुत टाइप की होती है, तो यहाँ पे बता रहा है ये पॉलन ग्रेन से होती है, उसमें अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगले देखो, कह रहा है इट मे बी मेंशन, यहाँ पे किसको एलर्जी है, इट मे बी मेंशन दैट पार्थिनियम ऑफ और कैरेट गैस, किसी को है एलर्जी, परफ्यूम से इसको है, तुम्हें भी है, मुझे भी है। परफ्यूम से एलर्जी मुझे है, अगर परफ्यूम ज्यादा लगाता हूँ तो कौन कौन सा हो जाता है, इसीलिए मैंने लगाता। लेकिन उसका एक ऑप्शन तुम्हारे पास है, इत्र लगाया करो। परफ्यूम और इत्र में डिफरेंस होता है, पता है, इत्र, लेकिन इत्र थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन इत्र अच्छा रहता है। सही है, लेकिन अब तो ऐसी चीज आ रही है तो परफ्यूम की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जाते हो ए, ठीक है। अब इधर आ जाओ। इट मे बी मेंशन दैट द पार्थिनियम और कैरेक्टर्स दैट coming into India as a contaminant with important wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें करंट क्लास होती है, उसके पॉलन गैस से क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, जो बीट में होता है, गेहूं में। हाँ, यहाँ पे देखो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बेटा एक बात और है, पॉलन ग्रेन्स के पास बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सही है। तो ये होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए आपको बताना चाहिए पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट आती है, क्या आती है, टैबलेट। अगर किसी को एलर्जी लेना है तो पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट खा सकता है, ठीक है, मार्केट में मिल जाती है, बी पॉलन नाम से आती है। यहाँ देखो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। यहाँ पे फूड सप्लीमेंट के रूप में क्या करते हैं कुछ लोग, पॉलन टैबलेट लेते हैं। और कह रहे हैं वेस्टर्न कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत टाइप के पॉलन, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं इसमें, तो पॉलन टैबलेट भी आती है, पॉलन सिरप भी आते हैं। अगले कह रहे हैं पॉलन का एक कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। मतलब जो होते नहीं खिलाड़ी होते हैं, कोई टैबलेट यूज करते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये मार्केट में आती है, देख लेना, ठीक है, देख लो किसी को लेना देना हो तो, ठीक है। चलो अगले देखो, कह रहा है when they are said pollen grains have to land on the stigma before they lose viability of they have if they have to bring about fertilization। how long do you think the pollen grains retain viability? इसका मतलब पता क्या है, viability का मतलब pollen grains जब रिलीज होते हैं किससे, एंथर से, और स्टिग्मा में पहुंचने का टाइम कितना होना चाहिए, उस टाइम बीच के टाइम पीरियड को बोलते हैं वायबिलिटी, कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ठीक है। कुछ का ऐसे होगा, धान है, धान अब आपको पता है भाई पूरी फसल ही 4 से 5 मंथ की होती है, अब उसका वायबिलिटी टाइम 1 साल का ठंडा होगा, अरे क्योंकि भाई कुछ दिन का होगा कि इतने टाइम तक पॉलन ग्रेन्स आ जाना चाहिए, कहाँ पे, स्टिग्मा पे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कभी भी आ जाए, घूमता घामता आराम से 4 से महीने बाद आ जाए, तब भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट की वायबिलिटी टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग, वो डिपेंड करता है कि प्लांट की लाइफ स्पैन कितनी है, कम है या फिर ज्यादा है, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है पीरियड ऑफ फॉर व्हिच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेंपरेचर एंड द ह्यूमिडिटी इन सम सीरियल्स। जैसे कह रहा है राइस हो गया, व्हीट हो गया, पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट। सुनो कितनी कम है, मतलब 30 मिनट के अंदर अगर पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहा है तो वो धान और गेहूं में वो यानी कि स्टिग्मा वाले पार्ट में 30 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, तब तो वो जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, वरना वो नहीं बनाएगा, बेकार हो जाएगा, सही। 30 मिनट ओनली मिलते हैं। और सोचो ये कितना अजीब सिस्टम है, बताओ 30 मिनट, वो भी ना तो पॉलन ग्रेन्स को बताए कहाँ जाना है सोचो हवा नहीं चल रही है भाई, क्या अच्छा मैं चलो सब गॉड की तरह बनाया गया है। यहाँ पे देखो है नहीं भाई, तो ये पॉलन ग्रेन्स का पहुंचना एक अपने आप में 30 मिनट में कितनी बड़ी बात है। और हम लोगों को लगता है कि आराम से ऐसे ही हो जाता है, धान जाता नहीं मान जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है सोचो प्लांट में, ये है नहीं बड़ा अजीब चीज है। अच्छा मुझे लग रहा है अगर खुद से उठा आप यही तो करोगी, मतलब खुद से उठा के ऐसे रखोगे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। पॉलन ग्रेन्स पहुंचने से कैसी पहुंचे, इंसेक्ट पहुंचा रहा है तो नहीं पहुंचा रहा है क्या। और दूसरी बात सोचो, अगर एक बात देखा जाए, अगर कोई गेहूं का खेत है, मुझे लग रहा है अगर उसको पूरा कवर कर दिया जाए, हवा ना चले बिल्कुल, तो आएगा ही नहीं, तो वहां पे धान नहीं आएंगे कभी, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और उनमें होता है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, समझ रहे हो। और विंड नहीं हो चलेगी तो पॉलन ग्रेन्स नहीं पहुंचेंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो धान गेहूं नहीं आएगा, खाली वही बन जाएगा, ठीक है। वो होता है प्लांट। अगले देखो, ठीक है, अगले कह रहे हैं एंड इन सम मेंबर्स ऑफ जैसे रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ, ये कुछ मंथ के लिए होती है, ठीक है, इनकी वायबिलिटी। अगले कह रहा है बेटा यू मे हैव ए हेड ऑफ स्टोरिंग सीमन कहां से आ गया, स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर आपको पॉलन ग्रेन्स रखना है बचा के, तो वो रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। वो टेम्परेचर कितना होता है, -196। सोचिए कितना कम है, -196, मतलब 0 बर्फ बन जाता है, -5, 6, 7 जाओ, -196। मतलब अगर 1 सेकंड के लिए तुमने उंगली ऐसे करी तो पूरी 1 सेकंड नहीं, एक कतई मतलब बहुत कम टाइम है। करस सच स्टोर्ड पॉलन कैन यूजुअली एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो हम लोग इसे
बचा के भी रख सकते हैं सेव करके, और कभी जरूरत पड़े तो उसको क्यों बचा सकते हैं, जिससे कभी फ्यूचर में कोई प्रजाति अगर एक्सटेंट खत्म हो रही है तो उसको हम दोबारा से यूज कर सकें। क्लियर? तो पॉलीमेरेज के बारे में क्लियर हो बेटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में पिस्टिल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो आप लोग पहले इसको रिवाइज कर लो एक बार, हम लोग टाइम बचा तो पढ़ेंगे आज। और बेटा आपका टेस्ट जो होगा वो फुल फर्स्ट ईयर आएगा, ठीक है? तो आप लोग तैयारी करते रहना। कब होगा? सैटरडे को होगा। हाँ, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, फुल सैटरडे, अरे सॉरी फुल फर्स्ट ईयर आएगा। शायद होगा इसी सैटरडे। क्यों, इसमें क्या है? पढ़ाई करो आप लोग, आपको क्या मतलब इसको होगा कि होगा, पढ़ाई करना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग मेहनत करते रहो, टेस्ट कब भी हो आप लोग देना है, ठीक है? और टेस्ट कहीं से भी सकता है, ध्यान रखना, सही है? आप लोग बेटा मेहनत करो, थोड़ी मेहनत तो नहीं कर रहे आप लोग, पढ़ाई करो मेहनत से। तुम्हारा कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में ना? हाई स्कूल में कितनी मिनट तुम्हारी? 72। मेहनत करते रहो, ठीक है? अच्छा, आप लोग लगातार मेहनत करोगे तो एक बच्चे जैसे फर्स्ट ईयर में ही विशेष है तो तुम लोग बहुत अच्छा 12th तक हो जाएगा, सही है? पूरा कवर हो जाएगा और नीट के लिए तुम एकदम कंप्लीट हो जाओगे। अभी वीडियो बनाते ही मतलब कुछ हो वरना केस हो जाएगा। क्या कह रहा है? कहाँ से तू आ जाना फ्री में पड़ेगा, फ्री में पढ़ तो रहा है यहाँ पे, कहाँ पढ़ेगा? फ्री में घर भी पढ़ेगा, मेरे आजा घर पे आजा। क्या ये ऑटोमेटिक अपने चलता है। मच्छर बैठ गया मच्छर करके बच्चे चलाने की ट्राई करूंगा। आप लोग बेटा पढ़ाई मेहनत से करते रहो, ठीक है? और जितना मेहनत कर सको उतना करो, करना चाहिए। और आलस खाना मत दिखाओ, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, नीट का पेपर दे रहे हैं आप लोगों को मई में, और फिर सबके होगा, सबके हाथ में आ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करो, ठीक है? और नीट का पेपर देना है बेटा तो 4 डिस्टेंस देना है। यहाँ पे ऐसे कोई बच्चा जो नीट के पेपर के लिए अवेलेबल नहीं है? हाँ, ये तो 2-3 बच्चे हैं, और इसके अलावा कोई तो नहीं है ऐसा नीट के पेपर के लिए अभी मतलब नहीं दे सकता। तुम नहीं दे सकते, क्यों? हाँ बताओ, एज अच्छी है भाई, कितनी छोटी हो? 12th हो गया ना? अरे आधार कार्ड में कब होगी? कितने साल की हो? 15 साल की? चलो बहुत छोटे बच्चे यहाँ पढ़ना है, वैसा तो नहीं 10-12 साल को होगा वैसे। तुम ये कितनी बेटा डेट ऑफ बर्थ बताना अपनी? 17 हो गए। देखो वो हाई स्कूल में, ये बीएससी में, अभी 15 साल की हुई है। अरे पापा कितने डेट लिखवाया? रियल में नहीं है? तो तुम स्कूल जाना कब से स्टार्ट कर दी थी?
2 साल की उम्र में जब कर लिया होगा। जम गया था क्या? मतलब पहले संक्रांत में वो स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं होती। हाँ तो जमती मार। अगर देखा जाए तो एक बात सुनो, अगर कोई एलकेजी से पढ़ रहा है, एलकेजी यूकेजी ठीक है 2 साल हो गए, 1 से लेके 12 तक कितने हो, 14 हो गए, और बीएससी में 15 साल तो ऐसे ही हो गए। तो चलो कोई बात नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कम भी डिफरेंस नहीं रहता है। लिखो डिफाइन नहीं कर रहा हूँ सॉरी, इतना कम भी नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अब जैसे ये कहते फिक्स है कि पेपर देने के लिए ठीक है तैयार है, बिल्कुल पेपर दे सकते हो आराम से। और आप लोगों को अब 1-2 साल का अनुभव भी चाहिए ना पेपर देने के लिए। 1 साल अगर तुम ऐसे मान लो कि हमें खाली पेपर देना है बस, सिलेक्शन हो या ना हो, तो उसके लिए अब तुम तैयार हो, फिर भी तुम्हें पेपर देने को नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी, ठीक है। बकाया सारे बच्चे तो सही है ना पेपर देने के लिए, ठीक है ठीक है। मैं दिया था हाँ क्या जो एग्जाम होता है, एग्जाम कॉन्टिन्यूस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो वहीं पे क्या होगा यहाँ, हाँ वहाँ पे इसको बोनस है, जहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ नहीं होगा वहीं जब पॉपुलर होगा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं, कल सॉरी छुट्टी है, परसों पढ़ते हैं, ठीक है। पता है एक मिनट आज